आफ्टर इनर्शिया ऑफ रेस्ट वी हैव टू स्टार्ट विथ इनर्शिया ऑफ मोशन, और उसके लिए कुछ कीवर्ड्स हमें समझना है और सीखना है। पहला चीज़ है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो मैं प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। प्रीवियस क्लास वी हैव सीन दैट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो पहले मैं तो ये बताऊंगा कि समीक्षा का 96 आया है इन दैट लास्ट टेस्ट से, वेरी नाइस मार्क। आई एम सो हैप्पी टू सी पीपल आर गेटिंग सो मच मार्क। इधर तो हमारे हाईएस्ट गया था 88, बहुत बढ़िया समीक्षा के लिए, और इसका भी 92 आया है रथों का। एनीवे कंग्रेचुलेशन टू ऑल। क्वेश्चंस वेर नॉट दैट इजी, आप लोग अच्छा किए हो तो बहुत ही अच्छी बात है। और देखो आपकी बात वीडियो में भी आ गया, अब घर में मम्मी पापा को दिखा सकते हो वीडियो, देखो सर बोल रहे थे, है ना। चलो, तो ये बहुत ही अच्छा मार्क है। मतलब मुझे थोड़ा और लेवल कोचिंग का बढ़ाना है। कभी कभी लगता है कि मैं लो लेवल का कोचिंग तो नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन बाकी बच्चों को भी तो देखता हूँ, इसलिए थोड़ा आराम खा के कोचिंग इजी डाल देता हूँ। इधर कुछ बोल रहे हैं कि इजी करिए इजी करिए, दैट्स फाइन, वेरी गुड, कीप इट अप बेटा। आगे बढ़े। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास is given by the formula VCM, which is equal to क्या है? It is given by summation of mi vi by summation of mi। क्या मतलब है? If a number of masses m1, m2, m3, m4 are in motion, they are moving with velocities v1, v2, v3, v4, etc. Then the velocity of center of mass comes out to be m1 v1, remember they are vectors, vector एड करना, m2 v2, m3 v3 whole divided by m1 plus m2 plus m3। ये सारा चीज हम लोग प्रीवियस क्लास में देख चुके हो। आई एम सो हैप्पी टू सी दैट मेनी ऑफ यू हैव इम्प्रूव्ड योर स्पीड। आप अपना स्पीड को किसी दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करोगे तो यू विल बी सरप्राइज्ड। वेक्टर जैसे छोटे चैप्टर को हम लोग 6 क्लास 7 क्लास लिए थे, अभी जिस स्पीड में हम लोग पढ़ रहे हैं उस स्पीड में अगर वेक्टर पढ़ेंगे तो शायद 3 क्लास में खत्म हो जाएगा। तब स्पीड ही नहीं था, अब स्पीड बढ़ गया है। देखो कितने बड़े बड़े चैप्टर कितने जल्दी जल्दी हो रहा है। नहीं, अगर पहले हम सेंटर ऑफ मास पढ़ाते, जो 1 क्लास में पढ़ा है उसको 2 क्लास में पढ़ाते, ईच क्लास वाज डबल्ड, क्योंकि स्लो आपका ग्रोथ हो रहा था। नाउ यू हैव इम्प्रूव्ड ए गुड स्पीड। और उसके लिए चाहिए क्या? यू मस्ट फोकस इन द क्लास, कंसेंट्रेट, जो बोल रहा हूँ सुनो। सारा चीज को लिखने की हड़बड़ी मत करो, लिखने के चक्कर में हो सकता है सुनना कुछ छूट जाए। बट वन मोर आयरनी ऑफ द फैक्ट इज दैट मेनी ऑफ यू आर लिसनिंग, आई अंडरस्टैंड, बट दे नेवर रेज एनी वॉइस, सर ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा कोई नहीं बोलता है। साइंस है भाई, कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है कि इसका बाप वो था, क्यों उसका बाप था, नहीं, उसका कोई आंसर नहीं है। बाप था तो था, लेकिन साइंस में तो हर वाई के लिए आंसर है। तो आपको अगर बढ़िया से सब कुछ समझ में आ जाता है तो अच्छी बात है। अदरवाइज अगर मेरे क्लास फास्ट जा रहा है, उसका ये भी एक रीजन है कि आप में से कोई कुछ पूछ नहीं रहा है, सब शांत बैठोगे तो मैं अपनी गाना गाते जाऊंगा। ठीक है, यू हैव ऑल द राइट्स टू आस्क द क्वेश्चन। कोर्स कैसे खत्म होगा वो हमारा जिम्मा है, आपको चिंता करने की एकदम जरूरत नहीं है। जरूरत पड़ने पर एक्स्ट्रा क्लासेस लिया जाएंगे, लेकिन आपको क्या करना है, जहां भी कुछ तकलीफ हुआ पूछो। और कुछ लोग क्लास में लिखते रहते हैं, लिखने के चक्कर में जो समझाया जा रहा है वो मिस कर जाते हैं। आप बाद में चैनल से वीडियो निकाल के लिख सकते हो, क्लास में सुन लो ध्यान से, लेकिन छोटे छोटे न्यूमेरिकल जब मैं करवा रहा हूँ उसको करते रहो। एनीवे, प्रीवियस क्लास वी हैव सीन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय द फार्मूला समेशन ऑफ mi vi बाय समेशन ऑफ mi। मतलब अगर हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक छोटा सा मास है, सपोज हम कहेंगे यहाँ पर एक छोटा सा मास है 2 kg का, और ये इधर जा रहा है 6 मीटर पर सेकेंड में, और यहाँ पर कोई एक छोटा सा मास है 3 kg का, ये इधर जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड में। कोई पूछेगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, तो आप कहोगे m1 v1, m1 हो गया 2 kg, उसका वेलोसिटी हो गया 6, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में है तो पॉजिटिव ले लेते हैं, प्लस m2 हो गया 3 kg, ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो इसको भी +1 ले लेंगे, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, 2 प्लस 3, दैट इज 12 प्लस 3 इज 15 by 5 इज 3 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 3 मीटर पर सेकेंड। ये निकालना तो कोई बड़ी चीज नहीं था, आपने निकाल दिया, लेकिन सोचो इसके पीछे क्या मिस्ट्री है।
व्हेन ए सिस्टम ऑफ मासेस इज मूविंग, ये दोनों मास मूव कर रहे हैं तो उनका सेंटर ऑफ मास भी मूव कर रहा होगा, नहीं? और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है? ये है, निकाल दिया हम लोग अभी 3 मीटर पर सेकेंड। अभी आगे वाला मास धीरे धीरे जा रहा है, पीछे वाला जल्दी जल्दी जा रहा है। अगर ये दोनों को मिला के मैं सिस्टम मान लेता हूं तो ये जाके जब इसको मारेगा, जो मारपीट हुआ वो इंटरनल फोर्स बन गया, बाहर से कोई फोर्स नहीं आया। और लॉ क्या कहता है? जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं आएगा, सेंटर ऑफ मास विल कीप ऑन मूविंग विद सेम वेलोसिटी। ये कितना इंटरेस्टिंग है, देखो अब ये चल रहा है, ये चल रहा है, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड। ये इसको ठोक दिया, ठोकने के बाद इसका वेलोसिटी बदल गया, इसका वेलोसिटी बदल गया, दोनों अलग अलग वेलोसिटी में जाने लगे। उसके बावजूद क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आया, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी वही 3 मीटर पर सेकंड रहेगा। यही है लॉ का अहमियत। ये फास्ट लॉ को हम लोग बहुत ही अंडर एस्टिमेट करके छोड़ दिए, नहीं? वो गाड़ी चलना शुरू किया, पीछे की तरफ गिर जाते हो, गाड़ी रुकने लगा तो अब आगे की तरफ गिर गए, हो गया न्यूटन फास्ट लॉ, चलो न्यूटन सेकंड लॉ। ऐसा नहीं, इसके अंदर बहुत सारे मिस्ट्री है जो हम लोग प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कशन किए और बहुत ही हाई डेप्थ की क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर। खैर हम लोग तो अपने लेवल में जा रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 3 मीटर पर सेकंड। चलो निकालते हैं एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब तरीके से पता चल रहा है कि एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर कोई पूछेगा सेंटर ऑफ मास, तो हम कहेंगे ACM, ये भी तो वेक्टर है। प्रीवियस वाला एक्सप्रेशन को देखिए, ये वाला एक्सप्रेशन को अगर मैं दोनों तरफ को डिफरेंशिएट करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, dvcm/dt इज द एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। और इधर को करेंगे तो m1 dv1/dt, m2 dv2/dt, m3 dv3/dt, ऐसे करके चलेगा। dv1/dt क्या है? एक्सीलरेशन ऑफ m1, dv2/dt एक्सीलरेशन ऑफ m2। तो कहने का मतलब हुआ हम चाहे तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को भी कुछ ऐसा लिख सकते हैं, mi ai by summation of mi। मतलब if different masses m1, m2, m3, m4 are moving with accelerations a1, a2, a3, a4, तो आप कहोगे एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज m1 a1, रिमेंबर देयर वेक्टर्स, m2 a2, m3 a3 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन। तो यहां तक जानने के बाद एक बड़ा सा कंफ्यूजन हमारे दिमाग में आता है। चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई एक बॉल रखा है और ये कोई एक पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉल है, यहाँ पर कोई एक बॉल रखा है जो कि एक नेगेटिवली चार्ज्ड बॉल है, और यहाँ पर कोई एक पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉल है। ये जो तीनों बॉल है, तीनों का मास भी दिया गया है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसका मास m3 है। सपोज अब हम तीनों बॉल को इसे पकड़ के रखे थे, अब छोड़ दिए तो जानते हो लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्शन होता है, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे और नेगेटिव चार्ज के साथ अट्रैक्शन होगा, तो दोनों इसको खींचेंगे, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो सबके ऊपर कुछ कुछ फोर्स आएगा, सब मूव करने लगेंगे। द बॉल्स विल मूव, दिस बॉल विल हैव सम एक्सीलरेशन a1, दिस बॉल विल हैव सम एक्सीलरेशन a3, दिस विल हैव सम एक्सीलरेशन a2। मुझे कोई पूछेगा एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो मैं फॉर्मूला लगा दूंगा m1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, तो मुझे एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। लेकिन सोचो तो अगर मैं तीनों को एक सिस्टम मान लेता हूं, ये तीनों के बीच में जो इंटरैक्टिव फोर्सेस है चार्जेस के चलते, वो इंटरनल फोर्स हुआ कि एक्सटर्नल फोर्स हुआ? इंटरनल फोर्स हुआ, बाहर से कोई फोर्स तो आया नहीं, फिर भी एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकल गया? जबकि जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पर निकल रहा है एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास इज एक्सीलरेटिंग, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज चेंजिंग और नॉट चेंजिंग? चेंजिंग, जबकि कोई एक्सटर्नल फोर्स तो आया नहीं। हम खुद ही अपने आप को कंट्राडिक्ट करने लगे, नहीं ऐसा नहीं है। चलिए आप जो बोलो उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। ये m1, m2, m3 जो मासेस यहाँ पे पड़े हुए थे, इनके बीच में कुछ फोर्स था, और चलो हम कहेंगे कि ये जो m3 है, m1 है, वो m3 को अट्रैक्ट कर रहा है विथ ए फोर्स, सपोज चलो नाम देते हैं F1। तो जब ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा विथ ए फोर्स -F1, बिकॉज एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। मैं वेक्टर डेली लिख रहा हूं, अगर इसके ऊपर m1 के चलते फोर्स F1 हुआ
तो M1 के ऊपर M3 के चलते फोर्स होगा -F1। अब M2 और M3 के बीच में भी तो रिपल्शन है। मान लो कि M2 M1 को पुश कर रहा है विथ ए फोर्स F2, क्या बता सकते हो M1 M2 को कितने जोर पुश कर रहा होगा? -F2। नाउ M3 और M2 में भी अट्रैक्शन है। M2 इज पुलिंग M3 विथ सम फोर्स, कॉल इट F3, तो M3 इज पुलिंग M2 विथ सम फोर्स -F3। Are you getting? Yes, sir. So these are the forces acting. चलो ये सारे के साथ साथ मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये जो हमारा मास है M3, इसके ऊपर मैं एक फोर्स लगा देता हूं अपनी तरफ से, एंड आई कॉल दिस फोर्स एज एन एक्सटर्नल फोर्स। ये सिस्टम के अंदर से नहीं है। अब ये सारे मास मूव कर रहे हैं। ये जो M1 है वो क्यों मूव कर रहा है? बिकॉज उसके ऊपर दो फोर्स आ रहे हैं, नहीं F2 और -F1 का रिजल्टेंट F2 -F1। इसके ऊपर तीन फोर्स आ रहे हैं, इसके ऊपर दो फोर्स आ रहे हैं, सारे चल रहे हैं, सबके पास कुछ कुछ एक्सीलरेशन है। हम एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं, नहीं? चलिए थोड़ा जो चीजें हमें समझ में आया उसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। यही मौका है चीजों को सीखने का। आगे चल के एंट्रेंस की तैयारी करोगे रट्टा मार के जाओगे, क्योंकि डिटेल्स में पढ़ने की आपको मौका नहीं मिलेगा। क्या फॉर्मूला लगाने से मार्क आएगा, उसी में दिमाग चला जाएगा। नाउ दिस इज द राइट टाइम टू लर्न +2। अभी सीख जाओगे तब आपका स्पीड भी बढ़ जाएगा। चलिए यही स्टेटमेंट को हम एक्सपांड करने की कोशिश करते हैं। क्या आप बता सकते हो यहाँ पर जो M1 A1 है वो क्या है? नेट फोर्स ऑन M1। कोई M1 मास A1 एक्सीलरेशन में जा रहा है, उसका नेट फोर्स क्या होगा? M1 A1। तो आप कहेंगे नेट फोर्स क्या है M1 A1 का? मतलब F2 प्लस -F1, ये दोनों को जोड़ो। अच्छा M2 A2 क्या होगा भाई? M2 A2 मतलब इसके ऊपर जो नेट फोर्स आ रहा है -F2 -F3, है कि नहीं? इट इज -F2 -F3। और जो हमारा M3 A3 है वो क्या होगा? चलिए सोचिए। जस्ट मिनट, थोड़ा जगह बना लेता हूँ, ये ज्यादा फैल गया इधर। यस यस, हाँ तो बात चल रहा था M3 A3 का। M3 A3 क्या हो जाएगा देखो तो? M3 A3 इज ये सारे फोर्सेस को जोड़ेंगे, एक्सटर्नल फोर्स प्लस F1 प्लस F3, नहीं? ये तीनों फोर्स को जोड़ेंगे तभी जाके M3 A3 मिलेगा। होल डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। सो दिस इज व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। आप चाहे तो ऐसे निकालो या फिर ऐसे निकालो, लेकिन थोड़ा इसमें देखो तो यहाँ पर एक टर्म है, क्या है बताओ? F2 एंड हियर इज अनदर टर्म -F2। क्या एक दूसरे को खा गए? F1 -F1 खा गए, -F3 प्लस F3 सब कट गए। क्या बच गया भैया इसमें? देखो तो व्हाट इज लेफ्ट इज एक्सटर्नल फोर्स बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। क्या देता है? टोटल मास। Did you notice here a very surprising thing? Yes, sir. The acceleration of center of mass, though it is expressed by M1 A1 plus M2 A2 plus M3 A3 whole divided by total sum of masses of the system, yet it depends only on the external force. अगर external force नहीं होता तो acceleration of center of mass क्या होता? 0। इसीलिए लॉ कहता है जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन नहीं होगा। एक्सीलरेशन नहीं होगा नहीं बोलता है, बोलता क्या है? सेंटर ऑफ मास विल कीप ऑन मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। बात तो एक ही हुआ। सेंटर ऑफ मास विल कीप ऑन मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी कहना और सेंटर मास का कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा कहना, दोनों बात एक ही है। समझ में आ रहा है लॉ का अहमियत क्या है? ये सारा फोर्सेस को लेके काम बन रहा है। तो अब एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए आपके पास दो तरीके के फॉर्मूले आ गए। पहला फॉर्मूला हो गया क्या कि इट कैन फाइंड इट एज समेशन ऑफ MI बाय समेशन MI और एक्सटर्नल फोर्स बाय टोटल मास। एक एग्जांपल देंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और ये बहुत सारा एंट्रेंस में बहुत सारे बार आ चुका है। जस्ट टू जस्टिफाई व्हाट आई सेड हियर, सपोजिंग हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक पुली है, ये एक पुली है। ये पुली से चलो मानते हैं कि एक 2 kg का मास यहाँ झूल रहा है और एक 3 kg का मास यहाँ झूल रहा है। The masses are like this. Here is a 3 kg mass, here is a 2 kg mass, and the pulley is held by a tie bar arrangement.
अब हुआ क्या, अगर जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल क्या बता सकते हो व्हाट इज एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक? क्या किसी को फॉर्मूला याद है? अगला टेस्ट में है पोर्शन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम, स्प्रिंग्स, नेक्स्ट टेस्ट का पोर्शन। क्या था फॉर्मूला बताओ सभी? क्या एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू m2 माइनस m1 बाई m2 प्लस m1 होल इनटू g, ऐसा था। वैल्यू डाले तो इट इज कमिंग आउट टू बी 3 माइनस 2 बाई 3 प्लस 2, g के जगह हम 10 ले लेते हैं तो ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। और टेंशन इन द थ्रेड, टेंशन इन थ्रेड फॉर्मूला याद कर लो, एग्जाम में जरूरत पड़ेगा। 2m1 into m2 इट इज 2, हाँ बोलो, 2m1 into m2 by m plus 1 m1 plus m2 होल इनटू g। बढ़िया है। कौन बोला? देखो अभी भी जॉइन किया है, पढ़ गया है पूरा मस्त से। सो नाइस, वेरी गुड। अब ये 2m1 m2 बाई m1 प्लस m2 होल इनटू g है। वैल्यू डाले तो कितना आया भैया? 2 है, ये 3 है। 2 इंटू 2 इंटू 3 बाई 2 प्लस 3 हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 हो गया 24 न्यूटन। ठीक है, ये सब चीजें हम पहले से जानते थे। अब इस चीज को मैं कॉपी करके दूसरे पेज में लेता हूं एंड यू विल सी ए वेरी इंटरेस्टिंग एंड सरप्राइजिंग थिंग। जस्ट वेट। अभी जो हम कैलकुलेशन किए इसकी बलबुत्ते पर हमें पता चल गया कि दिस मास इज गोइंग अप with an acceleration 2 meter per second square and the tension in the thread is कितना है? 24 न्यूटन, ये हमें मालूम है। चलिए find acceleration of center of mass, center of mass of the two blocks, ये दोनों ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन बताइए। 3 kg नीचे जा रहा है, 2 kg ऊपर जा रहा है, तो सेंटर ऑफ मास भी चल रहा होगा। किधर जा रहा है, कितने जोर से जा रहा है, हमें पता करना है। हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। पहला क्या हुआ? समेशन ऑफ mi ai बाई समेशन ऑफ mi। फर्स्ट मेथड में करते हैं। फर्स्ट मेथड में किया जाए एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इससे पहले मैं थोड़ा लिख दूं यहाँ पे कि m1 क्या है, चलो मानते हैं 2 kg। a1 क्या है, उसका ऊपर जा रहा है तो हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, सो इट इज 2। m2 क्या है, 3 kg। और उसका a2 क्या है, वो नीचे जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो क्या लिखेंगे? -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या निकला? ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर्मूला कहता है समेशन ऑफ mi ai by summation of mi, that is 2 into 2 plus 3 into -2 whole divided by 3 plus 2। समझ में आया क्या? ये ऊपर हो गया 4 minus 6 हो गया -2, -2 by 4 -2 by 5 और -0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो माइनस आया उसका मतलब क्या है? एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर मास किधर को है? डाउनवर्ड से। ये था फर्स्ट मेथड। एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज समेशन ऑफ mi ai बाय समेशन ऑफ mi। आया समझ में? चल अब दूसरा मेथड यूज करते हैं। क्या था वो दूसरा मेथड? सेकंड मेथड। यस एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज net external force. You say like this. It is net external force by total mass. है कि नहीं? टोटल मास। ठीक है, थोड़ा फिगर को वापस चलें। ये जो फिगर अभी हम लोग देख रहे थे, इस फिगर में हमें अगर किसी तरह से टोटल मास और नेट एक्सटर्नल फोर्स पता चल जाएगा तो हमारा काम तो बन जाएगा। ये था हमारा केस। यहाँ पे टेंशन कितना था भैया? 24 न्यूटन। तो यहाँ पर टेंशन कितना था? 24 न्यूटन। इसका वेट कितना था? 2g। इसका वेट कितना था? 3g। चलिए, ये जो सिस्टम है, जो सिस्टम आपको दिख रहा है,
उस सिस्टम ऑफ टू ब्लॉक्स, ये दोनों ब्लॉक के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स क्या आ रहा है, 2G आ रहा है, 3G भी आ रहा है, T आ रहा है, T आ रहा है, यही तो एक्सटर्नल फोर्स है। तो आप कहोगे नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है, नीचे की तरफ है 2G प्लस 3G, सो यू से इट इज 2G प्लस 3G, ऊपर की तरफ 2T है बाय टोटल मास कितना 2 प्लस 3, तो ये हो गया 50 माइनस 2 इंटू 24 हो गया 48 बाय 5 हो गया क्या 2/5, वो भी नीचे की तरफ। So you could see that the system is having acceleration, the center of mass is having acceleration. You can calculate either in the form of summation of mi ai by summation of mi or net external force by mass. क्या ये मैजिक सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये बात है। अब हमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का घुसने की तरीका जो है हमें समझ में आ गया। ठीक है, मैं आपके लिए एक छोटा सा वीडियो भी प्रेजेंट किया हूं, मैं आपको दिखाऊंगा कि हाउ इज द मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास में बताऊंगा। फिलहाल तो ये क्या कहता है इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन कहता है क्या कहता है कि एज लॉन्ग एज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स acts on a body or system of masses in motion, ठीक है, system of masses in motion, the center of mass keeps moving with constant velocity, ये समझ में आना चाहिए। सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट वेलोसिटी में चलता है। अब ये लिखना बेवकूफी है कि कांस्टेंट वेलोसिटी अलोंग स्ट्रेट लाइन, क्योंकि कोई चीज अगर कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है तो डायरेक्शन तो कांस्टेंट है और ऑटोमेटिकली स्ट्रेट लाइन हो गया। नहीं, ये बात तो कुछ ऐसा ही हुआ, मेरा 2 बेटे हैं और दोनों लड़के हैं, 2 बेटे हैं तो लड़के हो गई, तो बात ऐसी हो गया। तो कांस्टेंट वेलोसिटी अलोंग स्ट्रेट लाइन कहला गलत हो जाता है, लोग हंसेंगे, कांस्टेंट वेलोसिटी काफी है। अब सोचो तो सपोज हम कहेंगे कि कोई ग्राउंड पे स्मूथ सरफेस पे ऐसा कोई डंडा पड़ा हुआ है। अब इस डंडे को हमने एक लगाया किक, एक बार किक मारा और छोड़ दिया, फिर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ग्राउंड पे रखा है तो उसका वेट है और नॉर्मल रिएक्शन है, दे मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट, है ना। ग्राउंड के ऊपर ऐसे पड़ा हुआ था, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे, नेट फोर्स 0 है। मैं यहाँ पे किक मार दिया, जैसे यहाँ पे किक मार दिया, डू यू थिंक दिस डंडा विल गो लाइक दिस? नो, ये तो घूमते हुए जाएगा। जब ये घूमते हुए जाएगा, आप देखोगे ये जो डंडा है, ये डंडा ये कुछ समय के बाद कुछ यहाँ पे होगा, लेकिन यहाँ पे जब होगा वो ऐसा नहीं होगा, वो कैसे होगा, वो ऐसा होगा, घूम गया होगा, है कि नहीं। फिर और थोड़ी देर के बाद देखो तो ये डंडा कुछ आके यहाँ पे होगा और ऐसा नहीं होगा, तब तक तो ये और भी घूम गया होगा। नहीं, ऐसे करते करते आगे जाएगा, घूमते घूमते आगे जाएगा। यहाँ पर ऐसा घूमने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर ऐसा घूमने की कोशिश कर रहा है, और सॉरी यहाँ पर ये ऐसा घूमने की कोशिश कर रहा है और आगे जा रहा है। बट इफ यू नोट एट द सेंटर ऑफ मास, आप कहोगे कब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिए, कैसे घूमने लगा, स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए। अरे देखो इसको नहीं, सेंटर ऑफ मास को, यू विल सी द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस बॉडी इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ऐसे करके जा रहा होगा सेंटर ऑफ मास एक ही रास्ते में। आप देखोगे सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी हरदम कांस्टेंट है और ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। समझ में आ रहा है? सेंटर ऑफ मास विल कीप ऑन मूविंग, ये डंडा ऐसे मूव कर रहा होगा, सेंटर ऑफ मास उसी रास्ते में जाएगा। छोटा सा एक वीडियो बनाया हूं तो थोड़ा इसके बारे में और बता देता हूं, उसको दिखा देंगे, फिर हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ में चलेंगे। बहुत ही गहरी लेवल की न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, मैं आपके लेवल में नहीं करवा रहा हूं, बट आई एम ट्राइंग टू गिव यू द नेसेसरी कॉन्सेप्ट। सेंटर ऑफ मास का जब इनर्शिया आप रेस्ट पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे,
कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा, कोई बॉडी रेस्ट में है तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट में रहेगा। फिर हम ये पढ़े कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स आया तो सेंटर ऑफ मास विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। किए थे नहीं किए थे? एक डंडा रखा था, उसका मिड पॉइंट सीधा नीचे गिर रहा था। सिमिलरली इनर्शिया मोशन का हाई लेवल क्या है? अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फोर्सेस, सपोजिंग हम कहेंगे, मेडिकल वालों का कुछ काम में लग जाएगा, ये कोई बम है, इसको यहाँ से फेंका गया तो ऐसे जाएगा, ऐसे गिरेगा। इट इज मूविंग अंडर सम मोशन, क्योंकि इसके ऊपर कुछ फोर्सेस है, इसीलिए तो ऐसे ऐसे होकर प्रोजेक्टाइल पाथ में जा रहा है। नाउ द बॉडी इज मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सर्टेन मोशन। अगर मान लो कि एक बम है और ये एक्सप्लोड कर गया रास्ते में, जब तक और कोई एक्स्ट्रा एडिशनल एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा, तब तक इसका सेंटर ऑफ मास उसी रास्ते में ही चलता रहेगा। आई रिपीट द स्टेटमेंट, इफ ए बॉडी इज मूविंग इन ए कर्व्ड पाथ under the influence of some external forces, as long as no additional external force acts on it, the center of mass keeps following the same trajectory. मतलब अगर ये बम उड़ते उड़ते फट गया, टुकड़े इधर उधर गिरेंगे, और अगर सारा टुकड़ा जमीन पे एक साथ गिरे तो आप कहोगे वो सारे टुकड़ा का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे गिरेगा जहां बम गिरना चाहिए था। The center of mass will fall at the projected range. आपको लग रहा होगा कि वो चीजें घूमते फिरते जा रहे, है ना? मान लो कि कोई हथौड़ा है, ये हथौड़ा है, अब इस हथौड़े को ऐसे पकड़ के आप घुमा के फेंक दोगे तो ये तो सीधा तो नहीं जाएगा, घूमते घूमते जाएगा। जब ये घूमते घूमते जा रहा है, आप देखोगे उसका जो सेंटर ऑफ मास है दैट इज मूविंग इन ए फिक्स्ड ट्रेजेक्टरी, वो एक ट्रेजेक्टरी में ही जा रहा है ना? मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा और मैं प्रेजेंट भी कर लूंगा उसको, आप थोड़ा देखिए कैसे हो रहा है। आई लाइक दिस वीडियो, सो मैं आपके लिए रखा हूं ये वीडियो को। You see, when this man throws the foam, ये फोम को फेंक रहे हैं जिसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, इस पॉइंट में देखो। Now the foam will appear to move in different path, but the center of mass will follow the same trajectory. देखो यहाँ पे कैसे जा रहा है, see carefully, yes, are you seeing? Center of mass moving along the trajectory, बॉडी इधर उधर घूम रहा है, नहीं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। मैं आपको एक दूसरा इंटरेस्टिंग चीज भी दिखा सकता हूँ यहाँ पे। थोड़ा मजा आता है ना सब देखने में, मजा आता है कि नहीं आता है? मेरे भरोसे हो गए तो कैसे दिखेगा? यस, ये देखो, ये देखिए, वॉच हियर, ये जेंटलमैन कुछ फेंका फेंकी कर रहे हैं। सेम ऑब्जेक्ट को जब वो फेंकते हैं इन ए डार्क लाइट, सी हाउ इट इज गोइंग। आई रिपीट द एक्सपेरिमेंट। देखो जहां पर सेंटर ऑफ मास है वहां पर क्या किए हैं, एक छोटा सा एलईडी कनेक्ट कर दिए। द एलईडी इज ट्राइंग टू गो इन ए प्रोजेक्टाइल पाथ, ये ट्रैजेक्टरी ना पैराबोलिक पाथ में जा रहा है। देखो तो कितना इंटरेस्टिंग है। फिर से फेंका, ये देखो सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट, यस, ये तो बिकॉज ऑफ एयर डिस्टर्बेंस से थोड़ा सा हो रहा है। जैसे ये आदमी फेंकेंगे, देखो सेंटर मास कैसे जा रहा है, यस। असलियत में जो चीजें जा रहे हैं वो कैसे जा रहे हैं, देखो असलियत में देखे तो जब कोई चीज को फेंक रहा है वो ऐसे जा रहा है, लेकिन उसका सेंटर ऑफ मास इज मूविंग अलोंग ए ट्रैजेक्टरी और पैराबोलिक पाथ, क्योंकि जब तक एडिशनल एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा सेंटर ऑफ मास जहां था वही रहेगा। कहानी यहाँ पे खत्म होता है, आगे की पढ़ाई शुरू हो गया। क्या मेरी बात सबको समझ में आया? Yes, sir. जब तक एक्सटर्नल फोर्स, एडिशनल एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा, जिस रास्ते में सेंटर ऑफ मास जा रहा था उसी रास्ते में ही जाएगा, कोई दूसरा रास्ता में वो जा नहीं सकता। क्लियर? खैर, ये हो गई न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का इनर्शिया ऑफ मोशन। ज्यादा गहराई में जाना नहीं चाहते। क्या आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा देख के? समझ में आया? तुम लोगों को समझ में आया वीडियो? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। यस सर। यस। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल इसका, ठीक है?